हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसको हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में करेंगे बिकॉज ये भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड्स कराती हूँ बिजनेस लॉ एंड ऑडिटिंग के, एंड साथ ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड CCS यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की भी अपडेट करती हूँ। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एज द नेम सजेस्ट एजेंसी, व्हाट मीन बाय एजेंसी? एजेंसी मीन्स जहाँ पर प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच जो भी रिलेशन होता है ना, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मीन्स आपने जनरली देखा होगा कोई भी पर्सन अनदर पर्सन के बिहाफ पर कोई भी एक्टिविटी करता है, जैसे आपने शॉप में देखा होगा जो आपके शॉप जो ऑनर होता है, शॉप ऑनर, उसके अंडर बहुत से जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उसके एजेंट हैं जो कि उसके लिए मीन्स ऑनर के लिए वर्क कर रहे हैं। और प्लस कस्टमर को सब मीन्स कस्टमर और ऑनर के बीच में रिलेशनशिप कौन क्रिएट करता है? एम्प्लॉयज़ करता है जो भी शॉप पर होता है। तो इट मीन्स वो क्या है, एक एजेंट है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है किसी अदर पर्सन को, और उस अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो एक्टिविटीज़ है, उससे बाइंड करता है, लायबल करता है प्रिंसिपल को। ओके, सो डेफिनेशन गिवन है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का अंडर द सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या डेफिनेशन है? एजेंट कौन होता है? एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। कौन होता है एजेंट? जो कि दूसरे अनदर पर्सन के लिए अपनी एक्टिविटी, अपनी सर्विसेज देता है, प्लस उस अनदर पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है या उसको लायबल करता है विद द थर्ड पर्सन। ओके, और अब प्रिंसिपल कौन होता है आपका? प्रिंसिपल द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, who is so represented is called the principal. Okay, principal means जिसके लिए काम कर रहा है आपका एम्प्लॉय, एजेंट कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, जिससे कि लायबल, जो पर्सन लायबल होगा एजेंट की एक्टिविटीज से, एजेंट की परफॉर्मेंस से, दैट पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, लायबल लेकिन तभी होता है जब प्रिंसिपल की कंसेंट हो, ओके, उसने परमिशन दिया हो एजेंट को कि आप मेरे लिए वर्क कर सकते हैं, देन ओनली। तो इट मीन्स एजेंसी क्या हुआ? एजेंसी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल। ओके, जो भी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो आपका जो एजेंट है, सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल है उसके लिए क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन 2 पर्सन। 2 पर्सन कौन होता है? प्रिंसिपल और दी थर्ड पर्सन। वो सिर्फ उनको लायबल ही नहीं करता है बल्कि उस प्रिंसिपल को बाइंड करता है उस अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी जो भी एक्ट वो करता है उससे। ओके, बाइंडिंग का मतलब क्या है कि अगर एजेंट नहीं पे करेगा, ओके, उसके पास नहीं है कोई भी कैश अगर पेमेंट करने के लिए किसी को, तो प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टली वो थर्ड पर्सन सीट फाइल करके क्लेम कर सकता है, अपनी पेमेंट के लिए उसे लायबल कर सकता है। फाइन। तो एजेंट जो है वो वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ओके, अपने बिहाफ पर नहीं करता, किसके बिहाफ पर करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ओके, एन एजेंट डज नॉट एक्ट ऑन हिज ऑन बिहाफ बट एक्ट ऑन द हिज ऑन प्रिंसिपल बिहाफ। अगर वो अपने बिहाफ पर ही खुद ही करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं होगा। ओके, अगर वो किसी अदर पर्सन के लिए कर रहा है तभी वो रिलेशनशिप क्रिएट होगा 2 पार्टी के बीच में, और तभी वो अनदर पर्सन लायबल होगा, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फाइन। और जो भी एक्टिविटीज़, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं एजेंट ने, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करने के लिए प्रिंसिपल लीगली लायबल होगा, लीगली बाइंड होता है। ओके, हियर इज़ एन एग्जांपल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, लाइक महेश बाय गुड्स फ्रॉम अजय नोइंग दैट ही इज़ एन एजेंट ऑफ देयर सेल। ओके, ये मानकर कि वो एजेंट है, बट नॉट नोइंग हु इज़ द प्रिंसिपल। जनरली पता है जब भी आप किसी शॉप पर परचेज करने, आप मॉल में गए, किसी भी शॉप में आप चले गए स्टोर की में, तो क्या आपको पता है कि कौन उसका रियल ऑनर है? आपको नहीं पता होता है, पर ये तो पता होता है कि जो भी पर्सन वहाँ पर है वो ऑनर नहीं है, वो तो शॉपकीपर है या फिर उसका एम्प्लॉय है, एग्जीक्यूटिव है, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन आप फिर भी जो भी गुड्स परचेज करेंगे उस एम्प्लॉय से, उस जो भी शॉप पर पर्सन है उससे, उसके लिए बाइंड तो वो पर्सन ही होगा ना जो ऑनर है
है, ऑल्दो कि आप नहीं जानते फिर भी। ओके, तो ये भी एक लीगल रिलेशनशिप ही होता है, चाहे आपको पता हो प्रिंसिपल के बारे में या ना पता हो। Ajay's principal is person entitled to claim from Mahesh and the price of goods, and Mahesh cannot, in a suit by the principal, set off against that claim a debt to himself from Ajay. Okay, तो प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होगा उन सारे डेट्स को पे करने के लिए जो भी उसका एजेंट मतलब अजय क्रिएट करेगा। फाइन। देन एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, रूल्स हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन एजेंट हो सकता है अगर वो मेजर पर्सन है, साउंड माइंड पर्सन है, कैन एम्प्लॉय एन एजेंट। ओके, बट अकॉर्डिंग टू 184 क्या है, इसका आपका एक्सेप्शन है, इसके ऑपोजिट है। 184 कहता है आपका कि कोई भी पर्सन हो सकता है आपका एजेंट, वेदर ही इज़ अ मेजर और माइनर और ही इज़ ए अनसाउंड माइंड पर्सन और कैन बिकम एन एजेंट। मतलब अगर एक माइनर पर्सन है ना वो भी बन सकता है एजेंट, जबकि 183 में क्या बोला है कि सिर्फ मेजर बन सकता है, साउंड माइंड पर्सन बन सकता है, और यहाँ पर उसके एक्सेप्शंस है कि माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो दोनों ही सही है क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन दिया है। माइनर हमें पता है लेकिन कि माइनर की कोई भी लायबिलिटी कभी अराइज नहीं होती है। ओके, माइनर्स नेवर बी लायबल, बट यहाँ पर भी तो उसकी लायबिलिटी नहीं अराइज हो रही है, इसलिए वो एजेंट बन सकता है। कैसे कि अगर माइनर कुछ भी गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा, इसलिए माइनर कैन बी एन एजेंट। कि देन अकॉर्डिंग टू 185 क्या है, कंडीशन और एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज दैट no consideration is necessary to create an agency। हमको as we know generally कोई भी valid contract frame करने के लिए essential condition होती है कि there must be an consideration। consideration means something in exchange or something in return। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में तो कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। मीन्स जो प्रिंसिपल और जो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अपना रिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम तो वो कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते ना, बाद में एजेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले उसे रेम्युनरेशन या कमीशन मिलता है, तो वो बाद में मिल रहा है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा दोनों पार्टी के बीच में, तब भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो ये आपके 185 में डिफाइन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वैलिड होता है आपका। फाइन। सो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में इज़ इट पॉसिबल दैट विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड, तो आप बता सकते हैं येस हो सकता है। और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट एलिमेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो इंटेंशन है अपॉइंट करने का एजेंट को, वो क्या होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल को लायबल करे विद द थर्ड पर्सन। ओके, रिलेशनशिप करे क्रिएट करे प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी पर्सन को अपने अंडर अपॉइंट करने का। ओके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी माना जाएगा आपका। Then है next essential element, there should be an agreement between the principal and an agent under the agent represent his principal। मतलब agreement होना चाहिए। अब agreement किसी भी फॉर्म में हो सकता है, whether in express और implied form। ओके, बट ज़रूरी है कि मतलब प्रिंसिपल ने उसे बोला हो कि आप मेरे बिहाफ पर वर्क कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स। देन है काइंड्स ऑफ एजेंट्स। ओके, काइंड्स ऑफ एजेंट मीन्स एजेंट्स आपके कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजेंट्स को दो बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। सो फर्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी एज वी नो पावर्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट इज जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट। जनरल एजेंट एज द नेम सजेस्ट, जनरल एजेंट क्या है, जो पर्सन अपॉइंट होता है, एम्प्लॉयड होता है, किस लिए होता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी परफॉर्म करेगा। जैसे एक आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर है वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स पार्टनर क्या है, एजेंट है आपके पार्टनरशिप बिजनेस के। ओके, सिमिलरली जो आपकी कंपनी है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए कंपनी लायबल होती है। मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, वो भी एजेंट है कंपनी के, और ऑनर तो क्योंकि डिफरेंट होते हैं ना, शेयर होल्डर्स होते हैं इसलिए। सिमिलरली एक कोई भी बिजनेस है उसका अगर मैनेजर है तो वो भी बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो मैनेजर भी क्या है आपका जनरल एजेंट है। ओके, देन इज सेकेंड टाइप्स ऑफ एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, स्पेशल एजेंट। एज द नेम सजेस्ट, स्पेशल एजेंट क्या है,
जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल टास्क के लिए अपॉइंट हो। जैसे अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हैं ना उस पर्टिकुलर एसेट्स को, अपनी पर्टिकुलर बिल्डिंग को सेल करने के लिए, तो वो क्या है, आपका स्पेशल एजेंट है। ओके, या फिर आपको कोई कार सेल करनी है तो उस अपनी कार को सेल करने के लिए आप जिस पर्सन को अपॉइंट करेंगे ना दैट पर्टिकुलर टास्क, वो आपका क्या होगा, स्पेशल एजेंट। देन है यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट मतलब कोई भी एजेंट जो पूरे यूनिवर्स के अगेंस्ट आपके लिए एज ए एजेंट वर्क करता है और आपको मतलब प्रिंसिपल को लायबल करता है। जैसे कोई भी एक कंपनी है, अगर वो किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर लेती है, ओके, किसी लॉयर को अपॉइंट कर लेती है अपना एज एन एम्प्लॉय, तो वो जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी उस कंपनी के अगेंस्ट में या फेवर में, तो वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो उसका एडवोकेट या लॉयर देखेगा। ओके, तो वो जो लॉयर है वो क्या होगा, मतलब होल ऑफ द वर्ल्ड के लिए एजेंट है फॉर अ प्रिंसिपल। ओके, यूनिवर्सल एजेंट है। देन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ओके, नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर टू टाइप्स ऑफ एजेंट है आपके, मर्केंटाइल एजेंट एंड नॉन मर्केंटाइल एजेंट। ओके, मर्केंटाइल एजेंट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, मर्केंटाइल मतलब ट्रेड। ट्रेड मीन्स वो दोज एजेंट जो कि एक पर्सन के लिए एसेट्स गुड्स, कोई भी गुड्स जो है परचेज कर सकता है या सेल कर सकता है, दैट पर्सन कॉल्ड मर्केंटाइल एजेंट। ओके, जनरली होता है ना बिजनेस में जो भी एजेंट अपॉइंट होते हैं वो आपके मर्केंटाइल एजेंट ही होते हैं। सो हियर आर द एग्जांपल्स, कौन कौन से आपके मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, लाइक फैक्टर्स, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट, ब्रोकर्स एटसेट्रा। ओके, फैक्टर्स मीन्स जो बिजनेस जो आपके मीडियोकर होते हैं, बिजनेस का गुड्स को सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। सेम कमीशन एजेंट होते हैं कि कुछ कमीशन के बदले आपकी गुड्स मार्केट में सेल करते हैं। देन है डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन में भी कि आपकी जो गुड्स है उसको एक्स्ट्रा सेल करने में हेल्प करते हैं। एंड ब्रोकर भी सेम ही होता है आपका। देन ए नॉन मर्केंटाइल एजेंट। नॉन मर्केंटाइल एज द नेम सजेस्ट मीन जो नॉन ट्रेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट होते हैं, लाइक एडवोकेट्स, अटॉर्नी, इंश्योरेंस एजेंट, वाइफ्स एटसेट्रा। अच्छा, वाइफ्स भी होते हैं क्योंकि वाइफ अगर सपोज आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सेल करवा देती है तो उसका पर्पस तो ये नहीं है ना कि आप जनरली यूजुअली आपकी गुड्स को प्रॉपर्टी को सेल करना, परचेज करना, वो कभी सडनली करवा दे, तो इसलिए वो भी नॉन मर्केंटाइल एजेंट की कैटेगरी में होगी। फाइन, सो आई होप क्लियर होंगे आपको ये टाइप्स ऑफ एजेंट्स। देन है नेक्स्ट हेडिंग आपका क्रिएशन ऑफ एजेंसी और मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। ओके, मीन्स क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या वेज हैं जैसे जिनके थ्रू एजेंसी क्रिएट हो सकती है। ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेज और मेथड्स जिसके थ्रू की एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो सकता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। सो फर्स्ट है एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। ओके, एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब एक्सप्रेस फॉर्म में, वेदर इन रिटन और ओरल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट कॉल एक्सप्रेस अथॉरिटी। फाइन। देन एजेंसी बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड पता है हमें, बाय थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पर्सन होते हैं। ओके, एक्टिविटी के थ्रू, बिहेवियर्स के थ्रू ये इम्प्लाइड हो जाता है कि पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो गया है। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ये आपके 4 टाइप्स ऑफ वेज हैं, मेथड्स हैं जिसके थ्रू एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो सबको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है हमारा एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। ओके, एक्सप्रेस अथॉरिटी एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्रेस होता है वेदर इन रिटन और स्पोकन में। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या है, जो कि सर्कमस्टांस, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ये पर्सन को फेस करने लग जाता है, ये फील होने लग जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अनदर पर्सन का एजेंट है। ओके, वो लोग कोई भी ओरल या रिटर्न में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते एजेंट और प्रिंसिपल, बट अदर आउटसाइडर मतलब थर्ड पर्सन को ये रियलाइज़ होने लग जाता है उनकी कंडक्ट की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी एक्टिविटी की वजह से कि यही उस पर्टिकुलर पर्सन का एजेंट है या यही पर्टिकुलर पर्सन उस पर्सन का प्रिंसिपल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, L of Agra has a shop at Jaipur. शॉप मैनेजर D परचेज गुड्स फ्रॉम P. ओके, L जो है उसकी शॉप है, उसका शॉप मैनेजर है D, उसने गुड्स परचेज किए हैं शॉप के लिए फ्रॉम अ पर्सन P एंड मेक्स हिम पेमेंट आउट ऑफ मनी अरेंज बाय L. और उसने जब ये शॉप में से पैसा निकाल के उसको पेमेंट कर दिए। हियर D विल बी ट्रीट एज एन एजेंट ऑफ लॉ. उसने बोला नहीं लेकिन फिर भी उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, उसका एजेंट है। एंड जो भी एक्टिविटी है उसके लिए L लायबल होगा, जो भी गुड्स परचेज की गई हैं। फाइन, L मतलब प्रिंसिपल। जो देन आपकी जो इम्प्लाइड
मेथड है उसके अगेंस्ट वेरियस वेज हैं जिस इम्प्लाइड एजेंसी में भी फॉलोइंग टाइप्स। ओके, इम्प्लाइड जो एजेंसी है उसके भी अगेन कैटेगराइज किया गया है। सो उसमें से आपका फर्स्ट है एजेंसी बाय एस्ट्रपल। ओके, एज द नेम सजेस्ट, एस्ट्रपल मीन्स कि आप किसी पर्सन को रोक नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट है, अगर इस बाकी स्टूडेंट को, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, ओके, जैसे सीआर होता है क्लास का, वो बाकी स्टूडेंट को बोले कि टीचर ने एक ये आपको असाइनमेंट दिया है, करके लाना है, आपको सबमिट करना है बाय टुमारो, और साथ ही टीचर भी क्लास में अगर प्रेजेंट है और वो टीचर जो है वो रोक नहीं रही है स्टूडेंट को या रोक नहीं रहे हैं उनको बोलने से ऐसा, तो वो क्या है, वो ये बाकी जो स्टूडेंट है वो ये अज्यूम करेंगे ना कि ये उनका एजेंट है, मतलब जो टीचर है उसका एजेंट है, मतलब उसके बिहाफ पे वर्क कर रहा है। ओके, दैट मीन बाय एस्ट्रपल की वेयर प्रिंसिपल इज नॉट डिनाइंग टू सेइंग दैट ही इज़ एन एजेंट और प्रिंसिपल। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, ए टेल्स बी in the presence or within the hearing of P that he, मतलब A is P's agent। ओके, ए बोल रहा है B को, ये P सुन भी रहा है इस बात को P के प्रेजेंट में, एग्जिस्टेंट में, कि वो जो है वो P का एजेंट है। P ने उसको रोका भी नहीं इस स्टेटमेंट को कहने से। ओके, P doesn't contradict this statement. If later on B enters into the contact with A thinking him to be an agent of P is bound by the contract. This is a case of agency by estoppel. ओके, क्योंकि P वहाँ पर था और उसने कुछ बोला नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात का कि नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स P तो यही समझेगा, B जो है वो तो यही समझेगा कि A जो है उसका एजेंट है, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कर लेता है तो उसके लिए वो P को लीगली बाइंड कर सकता है। जो P है उसके अगेंस्ट केस फाइल करके भी उसको अपना जो ऑब्लिगेशन है, अपनी जो लायबिलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए लायबल कर सकता है। फाइन। देन सेकंड टाइप ऑफ आपकी इम्प्लाइड एजेंसी जो है वो है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ओके, नेसेसिटी मतलब सडनली कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है, तो ये नेसेसिटी हो गई है, ज़रूरत पड़ गई है कि कोई एक पर्सन उसके एज एन एजेंट वर्क करे। Okay, so that called necessity. Sometimes extraordinary circumstances require that a person who is not really an agent should act as an agent of another person. वो एजेंट नहीं होता है यूजुअली उसका, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो उसके लिए वर्क करता है किसी अनदर पर्सन के लिए और उसको एजेंट मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय नेसेसिटी। सो क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट है, there must be real emergency and necessity to act on the behalf of his principal। जो भी emergency है वो necessary हो, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि emergency arise हो गई है और वो principal के behalf पर perform कर रहा है, ये बात उसने specify की हो। Second, the agent should not be in a position to communicate with the principal or to obtain his instructions। Okay, और सब कब होगा आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी? जब प्रिंसिपल और जो एजेंट है वो बहुत डिस्टेंस हैं। ओके, उसके लिए पॉसिबल नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि वो जाके प्रिंसिपल से जब तक इंस्ट्रक्शन ले तब तक ये सिचुएशन सेम ही रहेगी। ओके, तो कंट्रोलेबल नहीं हो पाएगी, कंट्रोलेबल रहेगी ऐसा नहीं है। सपोज कि अगर किसी पर्सन के जो है हाउस में फायर लग जाती है, ओके, फायर लग जाती है, तो ऑफकोर्स कोई और पर्सन उसको अगर रोकने की कोशिश करता है तो वहाँ पर तो पॉसिबल, वहाँ पर क्या है, इमरजेंसी है, प्लस इतना टाइम नहीं है ना उसके पास कि वो जाके पहले पूछे भाई मैं तुम्हारे घर की आग जो है उसको बुझाऊँ या नहीं, तो वो क्या होगा आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी होगा। फाइन। देन एन एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड और फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ना ये स्टेप लिया हो एजेंट ने, बल्कि प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए ही स्टेप लिया हो, तभी उसको नेसेसिटी माना जाएगा। एन एजेंट हैज़ अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिसेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और उसने सिर्फ वही स्टेप्स लिए हों जो कि एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक नॉर्मल पर्सन लेता हो, कि ये नहीं कोई अननेसेसरी स्टेप लिया हो उसको परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी को या टास्क को। फाइन। एग्जाम्पल है आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी का। एग्जाम्पल, ए कंसाइन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स विद द रेलवे। ओके, कंसाइन मतलब ट्रांसफ़र की है रेलवे के थ्रू। ड्यू टू स्ट्राइक द एप्पल्स वर डिलेड इन ट्रांजिट। ओके, अब जो रेलवे है उसकी स्ट्राइक चल रही है, इसलिए जो आपकी गुड्स हैं एप्पल्स वो रेलवे के पास ही हैं अभी तक। मीन्स ना तो एक्सपोर्टर के पास पहुंची है ना ही इम्पोर्टर के पास। द रेलवे सोल्ड द एप्पल्स एट इट वॉज द पेरिशेबल नेचर held that the sale was binding on the owner. In this case, the railway is an agent by necessity.
आपको पता है कि एप्पल जो है वो पेरिसेबल है, अगर मतलब 2 दिन में या आपने विद इन 1 डे नहीं सेल किया तो वो ख़राब हो जाएंगे, ओके, यूजेबल नहीं रहेंगे। इसलिए रेलवे ने क्या किया, उनको सेल कर दिया विदाउट द परमिशन, विदाउट टेकिंग द कंसेंट और परमिशन ऑफ द ऑनर, ओके, ऑनर मतलब ए। तो ये क्या है, यहाँ पर जो आपका एजेंसी क्रिएट हुआ है, रेलवे कौन है, एजेंट है किसकी, ए की, ऑनर की। और ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है एजेंसी वो किस टाइप की है, बाय नेसेसिटी, ज़रूरत पड़ने पर ही तो किया उसने ये स्टेप लिया ना, अननेसेसरी नहीं लिया। सो दिस इज एन एजेंसी बाय नेसेसिटी, फाइन। देन नेक्स्ट आपका इम्प्लाइड एजेंसी का ही अगेन ये टाइप है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, ओके। होल्डिंग आउट क्या है कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगेन पर्सन ये सोच लेता है कि आप भी अभी भी उसके एजेंट हैं। जैसे सपोज आपको किसी पर्सन ने शॉप पर भेजा कि जाओ क्रेडिट परचेज़ कर लेना और मेरा नेम लिखवा देना, मेरे नेम से कि मैंने बोला है, उसने परचेज़ कर लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम क्या है, अगर वो पर्सन खुद ही अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब विदाउट दी परमिशन और विदाउट दी इन्फॉर्मिंग टू द प्रिंसिपल, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी चीज़ परचेज़ करता है सेम शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर को तो यही पता है ना कि वो उसका एजेंट है, तो ऑफकोर्स उसको दे देगा। तो उसमें शॉपकीपर की कोई फॉल्ट नहीं होगा और वो प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है उस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, ओके। यहाँ पर सेम एग्जांपल मैंने शेयर किया है, एग्जांपल है, लिख सी X allows Y his servant to purchase goods for him on credit from Z, ओके। Y जो है X का सर्वेंट है, उसने Z के पास इसको सेंड किया कि जाके गुड्स परचेज कर लो क्रेडिट, बट मेरा नेम ले देना, X के लिए परचेज कर रहा हूँ। एंड लेटर ऑन पे फॉर देम, ओके, X ने पेमेंट कर दिया उनके लिए। वन डे X pays कैश टू Y टू परचेज द गुड्स, बाई misappropriate the money and the purchase goods on credit from Z, ओके। बाई ने अपने पास रख लिया कैश और उसको क्या है, क्रेडिट ही परचेज़ कर ली, क्योंकि पता है वो तो दे देगा क्रेडिट, उसके पहले भी परचेज़ किया था, इसलिए Z can recover the price of his goods from X because X had held out Z as his agent on earlier occasion, ओके। क्योंकि ऑफकोर्स वो दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि पहले भी वो क्रेडिट परचेज़ कर चुका है और ये सेम उस पर्टिकुलर पर्सन मतलब X का एजेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, जो Z है वो X को क्लेम कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है पेमेंट करने के लिए, अगर Y नहीं करता तो। ऑल्दो कि ये जो सब ट्रांजेक्शन हुई है वो X की इंफॉर्मेशन के बगैर हुआ है, उसकी नॉलेज में नहीं हुआ है, ओके। सो दिस इज़ एन एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, कि आपकी पास्ट एक्टिविटी के बेसिस पर ये बिलीव कर लेता है थर्ड पर्सन कि आप ही उसके एजेंट हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट है आपका एजेंसी है कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, थर्ड एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब लॉ के थ्रू ये इम्प्लाइड होता है। जैसे आपको पता है कंपनीज एक्ट में कंपनी का फॉर्मेशन कौन करता है, प्रमोटर करता है। तो प्रमोटर को क्या माना जाता है, कंपनी का एजेंट माना जाता है, फाइन। और सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, आपका पार्टनर्स जो हैं वो भी एजेंट होते हैं आपके पार्टनरशिप फर्म के। देन है नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ओके। रेटिफिकेशन मतलब रेक्टिफाई कर देते, मीन्स जब आपने एक्टिविटी की किसी पर्सन के लिए तब आपने उससे परमिशन नहीं ली थी, बट आपने कर दिया उसकी बेनिफिट के लिए, तो बाद में जब प्रिंसिपल को पता चलता है, जैसे मैंने फायर का एग्जांपल बताया, अगर किसी घर में फायर लग जाती है और वो आउट ऑफ स्टेशन है, ओके, तो आपने अगर उसके घर की जो सेफ्टी के लिए उस फायर को रोका, तो बाद में जब उसको पता चला, जो भी पर्सन है ऑनर उसका, तो वो आपकी एक्सेप्ट भी कर सकता है आपकी एजेंसी को, आपकी सर्विसेज को, और डिनाई भी कर सकता है क्योंकि आपने मेरे लिए, मैंने तो नहीं बोलता, और एक्सेप्ट भी कर सकता है कि चलो आपने किया था, तो अप्रिशिएट कर सकता है। तो वो दैट मीन बाय रेटिफिकेशन की लेटर ऑन वो उसको मतलब कंफर्म करेगा कि उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं आपकी सर्विसेज। So according to section 196 provides that where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts, okay। ratify मतलब confirm कर सकता है या disown cancel कर सकता है। If he ratifies them, the same effect will follow as if they have been performed by his authority। तो अगर अप्रूव कर देता है तो इसका मतलब दोनों के बीच में सेम रिलेशन, सेम पावर, सेम ड्यूटीज़ उनके पास अराइज हो जाएंगे, ओके। तो लायबल होगा प्रिंसिपल उसको पेमेंट करने के लिए, एजेंट के लिए। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, एजेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल परचेज सर्टेन गुड्स फॉर द प्रिंसिपल इज एट लिबर्टी ईदर टू रिजेक्ट द गुड्स और टू एक्सेप्ट द सेम।
But if he decided to accept the goods purchased by agent without his knowledge, the principal is said to have ratified the contract entered by agent. फाइन, तो उसकी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करना चाहता है रिजेक्ट करना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास दोनों के राइट हैं. बट अगर अप्रूव कर देता है तो फिर वो लायबल होगा प्रिंसिपल एजेंट की एक्टिविटीज़ के. अगर कैंसिल कर देता है तो फिर लायबल नहीं होगा. फाइन. देन है नेक्स्ट आपका ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट. एक जो एजेंट अपॉइंट हुआ है किसी पर्सन को अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी. सो हियर आर द ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट. फर्स्ट है ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल. ओके, ऑफकोर्स जो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए. ड्यूटी टू पे प्रिंसिपल ऑल द पेमेंट रिसीव ऑन हिज बिहाफ. ओके, एजेंट को अगर जिस पर्सन से उसने पेमेंट ली है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल को दे देनी भी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए. ड्यूटी टू कैरी आउट वर्क विद द केयर एंड स्किल. ऑफकोर्स ऐसे केयरलेस होकर नहीं करना चाहिए, केयरफुल होकर करना चाहिए. ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, मतलब जितने भी उसके पास पेमेंट्स आई है वो सब दे दे प्रिंसिपल को, अपने पास रिटेन ना रखे. ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद दी प्रिंसिपल, और कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर उसे पता चलती है तो उसको बताए प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करे, उससे परमिशन ले, उसके बाद ही कोई स्टेप ले. ओके, देन है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट. ओके, ऑन हिज ऑन अकाउंट का क्या मतलब है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ ना करे. मीन्स अगर एज एन एजेंट आपको पता है कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स कितनी बेनिफिशियल है, बट एजेंट को नहीं पता है, तो आप उस एसेट्स को खुद ही परचेज़ कर लेते हो. ओके, नॉट फॉर दी प्रिंसिपल. तो वो क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते. नॉट टू डील ऑन हिज अकाउंट. लाइक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है. एग्जाम्पल, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज एसेट्स. ओके, ए जो है प्रिंसिपल है, बी एजेंट है, तो बी को ऑर्डर देता है वो कि उसकी एसेट्स को सेल करवाए. बी ऑन लुकिंग ओवर द एसेट्स फाइंड्स अ माइन ऑन दैट एसेट्स विच इज़ अननोन टू ए. ओके, बी ने जब देखा उस प्रॉपर्टी को, एसेट्स को जाके, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक माइन भी है, कोल माइन भी है, जिसके बारे में उसके प्रिंसिपल मतलब ऑनर को नहीं पता था. बी गेट्स द परमिशन ऑफ ए टू बाय द एसेट्स हिमसेल्फ बट कंसील द डिस्कवरी ऑफ माइन. ओके, तो बी ने बोला कि कोई और क्यों खरीदे, मैं ही खरीद लेता हूँ, जितना भी आपको चाहिए मैं पे कर दूंगा. तो ऑफकोर्स ए को तो उसको सेल ही करना था, तो उसने उसको ये परमिशन दे दी कि ठीक है तुम ही परचेज़ कर लो. लेकिन बी ने ये नहीं बताया ए को कि तो आपके इसमें प्रॉपर्टी में माइन है, इसलिए मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ, और ए को भी नहीं पता था. ए अलाउज बी टू बाय द एसेट्स. A on discovery that B knew of that mine at the time of purchase can either repudiate or adopt the transaction of his creation. But बाद में जब वो पेमेंट करने लगा बी जो है ए को, प्रिंसिपल को, तो ए को पता चल गया कि ये इसलिए परचेज़ कर रहा है क्योंकि इसमें माइन है. ओके, तो अब ए के पास ऑप्शन है, राइट है कि वो कैंसिल भी कर सकता है जो एग्रीमेंट किया है उसने बी को सेल करने का, या फिर उसको अडॉप्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है. ओके, सो दैट मीन माई ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट. ओके, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ ना करे. देन है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी टू दी थर्ड पर्सन. आप ही एजेंट हो तो आप ही परफॉर्म करेंगे, कि आप किसी और को अपनी जो पावर है वो नहीं दे सकते एज एन एजेंट परफॉर्म करने की. ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए करना चाहिए आपको, ओके, उसको हर तरीके से सेफ करना चाहिए. एज एन एजेंट ड्यूटी नॉट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल. ऑफकोर्स प्रिंसिपल की सारी पर्सनल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, तो ये नहीं कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गलत यूज़ कर लें. ओके, ड्यूटी नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल. ओके, कोई अगेंस्ट टाइटल ना सेटअप करें, उसकी प्रॉपर्टी को खुद ही ना सेल कर दें, या प्रिंसिपल के बेसिस आप अपनी ही प्रॉपर्टी ना सेल कर दें प्रिंसिपल का नाम लेकर. ओके, ड्यूटी टू नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट. आपको पता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करें, ऐसा नहीं करना. ओके, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है एज एन एजेंट. ओके, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल. अब हर एक पर्सन के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं. ओके, सो ड्यूटीज़ हमने कर ली. नाउ दी राइट्स. क्या क्या राइट्स हैं एक एजेंट के पास. ओके, अगर आप किसी के एज एन एजेंट वर्क करते हैं तो आपके पास क्या राइट्स होंगे. सो फॉलोइंग आर दी राइट्स. फर्स्ट क्या है, राइट टू रिटेन मनी ड्यू फ्रॉम द प्रिंसिपल. आपको अगर प्रिंसिपल से कोई भी मनी लेना था, प्रिंसिपल ने अभी तक नहीं दिया आपको, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से आपने रिसीव कर लिया है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो आप उस मनी को अपने पास रख सकते हैं. ओके,
राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, ऑफकोर्स जिस सैलरी के बेसिस पर आपको अपॉइंट किया गया है उसको आप लेने का राइट रखते हैं। राइट टू लाइन, राइट टू लाइन पता है, राइट टू रिटेन दी प्रॉपर्टी गुड्स, अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी गुड्स आपके पास है प्रिंसिपल की तो आप उसको रोक सकते हैं, कब तक, जब तक कि प्रिंसिपल आपको पेमेंट ना कर दे। ओके, देन राइट टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स, राइट टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस एक्ट डन इन गुड फेथ। ओके, अगर आपने ऑनेस्टली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए, तो आप उन एक्सपेंसेस के लिए इंडेमनीफाई करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए केस कर सकते हैं ओवर दी प्रिंसिपल। बट कंडीशन ये है कि आपने वो लॉफुल किए हों, ओके, अननेसेसरी ना किया हो, इलीगल ना किया हो। फाइन। देन राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर इंजर्ड कॉज्ड बाय प्रिंसिपल नेग्लेक्ट। ओके, प्रिंसिपल की अगर नेग्लिजेंसी की वजह से एजेंट को कोई भी अगर डैमेजेस हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उनको भी फिर प्रिंसिपल ही कॉम्पनसेट करेगा, ऑफकोर्स जिसकी वजह से हुआ है वही तो करेगा। देन है राइट टू स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ओके, अगर आपकी पेमेंट नहीं की है प्रिंसिपल ने तो आप प्रिंसिपल को गुड्स अगर ट्रांसफ़र आपने कर दिए हैं तो भी आपके पास राइट है कि आप उनको इन ट्रांजिट रोक सकते हैं। फाइन। सो दीज आर दी राइट्स ऑफ एन एजेंट। ओके, देन अब इस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि हर एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। सो इसके क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, डिस्कस द जनरल रूल ऑफ एजेंसी। ओके, सो एजेंसी के जो मीनिंग हमने डिस्कस किया, उसके जो एजेंशियल एलिमेंट डिस्कस किए वो आप एक्सप्लेन करेंगे। देन आई ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स बाय विच एन एजेंसी में बी क्रिएटेड। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करना है वो सारे मेथड जो भी हैं जिनके थ्रू आपकी एजेंसी क्रिएट होती है। ओके, देन क्या मेथड्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं इसमें। देन थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट। अभी हमने डिस्कस की सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है बट डिपेंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ओके, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप सिर्फ टॉप हेडिंग लिखेंगे, बट अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो ये जो हेडिंग है अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आप ये जो हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग बना के फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 लाइंस में। ओके, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट हमने किया, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ओके, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी। और ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।